दोस्तों आज मैं आपको नेटफ्लिक्स में रिसेंट रिलीज़ हुई है अमेरिकन हॉरर फिल्म फियर स्ट्रीट 1994 की एक स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब ये फिल्म बेस्ड है आर एल स्टाइन की बुक द फियर स्ट्रीट सागा पर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ली जुनैक ने। सिंस ये मूवी लास्ट वीक ही रिलीज़ हुई है तो इसकी रेटिंग काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो IMDb रेटिंग है 6.2 एंड द रॉटेन टोमेटोज़ पर इसको 79% ऑडियंस स्कोर मिले हैं। दोस्तों ये मूवी ट्रायलॉजी होने वाली है, मतलब ये मूवी 3 पार्ट्स में आएगी। पार्ट 1 जिसमें 94 की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी एंड द पार्ट 2 जिसमें 1978 की स्टोरी होगी एंड द पार्ट 3 1660 की स्टोरी हमें दिखाई जाएगी। अब हम सारे ही पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे लाने वाले हैं, तो उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द मूवी। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम हीथर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शेडीसाइड ओहायो के एक बुक स्टोर में काम करती थी। इसी मॉल में रियान नाम का लड़का भी उसके साथ काम करता था। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। काम के बाद रियान हीथर को लिफ्ट देने वाला था, बट तभी रियान को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है जैसे उसे कोई बुला रहा हो। इसके ठीक बाद हीथर के साथ कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होने लगती है, जैसे स्टोर में बुक्स का अपने आप गिरना। देन एक मास्क किलर हीथर पर अटैक कर देता है। हीथर किलर से बचने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है, बट किलर हीथर को स्टैब कर देता है। एट द टाइम ऑफ डेथ हीथर किलर का मास्क हटाती है जो कि एक्चुअल में रियान होता है। नाउ एट दैट मोमेंट ऑफिसर गूडे वहाँ पहुँचते हैं जो कि रियान के सर पे शूट करके उसे मार देते हैं। नाउ फिल्म की इंट्रो आती है जिसे देखने से हमें कुछ और चीज़ें पता चलती है, जैसे उस दिन रियान ने मॉल में और 7 लोगों को मारा था। मोरोवर सिटीसाइड में ऐसे मर्डर हर कुछ सालों में होते रहते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि सिटी में सारा फियर नाम के एक विच का कर्स है जिसे 1666 के दौरान विचक्राफ्ट ट्रायल में फांसी दे दी गई थी। इसके बाद मूवी में कुछ न्यू सीन्स आते हैं जहाँ डीना नाम की एक लड़की हमें दिखती है जिसने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सैम से ब्रेकअप किया था। डीना का भाई जॉश जो हर वक्त एक क्वीन ऑफ डार्कनेस वाले यूज़र नेम से ऑनलाइन चैटिंग किया करता था। जॉश और डीना शेडीसाइड में ही रहते थे और जॉश रिसेंटली किलिंग्स के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान था। जॉश का कहना था ये सब विच सारा फियर ही करवा रही है और इस टॉपिक पर उसने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, जिसे देखकर लगता है कि ऐसी किलिंग पहले भी हो चुकी है, लाइक 1953, 1965, 1978 एक्सेट्रा। खैर स्कूल में डीना अपने दोस्त केट और साइमन से मिलती है जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों स्कूल में ड्रग डीलिंग करते थे। ना स्कूल के स्टूडेंट हमें काफ़ी इंसेंसिटिव दिखाई देते हैं क्योंकि हीथर इन्हीं के स्कूल से थी, बट उसके लिए इनके मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है शेडीसाइड स्कूल का सनीवेल सिटी वालों के साथ एक फुटबॉल मैच है और इसीलिए चीयरलीडिंग ग्रुप सनीवेल सिटी जा रहे हैं। दोस्तों सनीवेल एक ब्यूटीफुल सिटी था कंपेयर टू शेडीसाइड, इसीलिए वहाँ के लोग शेडीसाइड के लोगों को पसंद नहीं करते थे। सनीवेल में डीना सैम को एक पीटर के नाम के लड़के के साथ देखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डीना और सैम का ब्रेकअप इसीलिए हुआ था क्योंकि सैम सनीवेल मूव कर गई थी बिकॉज ऑफ हर पेरेंट डिवोर्स। खैर यहाँ एक स्पीच के दौरान दोनों टाउन के बच्चों में लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई के बाद केट काफ़ी गुस्से में थी। शेडीसाइड के स्टूडेंट वापस बस में बैठ जाते हैं, तभी सनीवेल से पीटर उसकी गर्लफ्रेंड और उसका एक दोस्त के साथ उनका पीछा करते हैं। वो बस में बॉटल फेंकते हुए दिखाई देते हैं, जिससे गुस्से में आकर केट और डीना उनके कार में एक कूलर फेंक देते हैं, जिससे उनका कार की एक्सीडेंट हो जाती है। इन सब के बीच हम नोटिस करते हैं कि डीना की नाक से ब्लड निकल रहा होता है। खैर बस रुकती है और वो सभी कार को देखने के लिए जाते हैं। एक्सीडेंट में किसी को कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन सैम की नाक से ब्लड निकल रहा था। यहीं सैम को एक विच की विज़न आती है, तभी अचानक वहाँ डीना आ जाती है और वो सैम को काइंड ऑफ कंसोल करती है। तभी वहाँ पीटर आ जाता है और वो काइंड ऑफ डीना को धमकाता है। वहाँ पुलिस भी आती है। पूछताछ में कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं बताता है। मामला सॉर्ट आउट होने के बाद हमें दिखाई देता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी बोलने की। नेक्स्ट इंसिडेंट के बाद डीना सैम के घर कॉल करती है टू नो हर कंडीशन, बट सैम की मॉम डीना को डांटते हुए दोबारा कॉल बैक करने से मना करती है। तभी डीना के घर की डोरबेल बजती है और डीना अपने यार्ड में किसी मास्क्ड पर्सन को नाइफ के साथ देख पाती है। डीना अज्यूम्स कि वो शायद पीटर होगा और उसे डराने आया होगा, इसीलिए वो फ़ौरन केट को कॉल करके ये सब बताती है। केट और साइमन एक घर में बेबी सिटिंग करते हुए दिखाई देते हैं जहाँ घर की कांच टूटती है और घर के अंदर वही मास्क पर्सन दिखाई देता है। वो तुरंत बच्चों को नेबर के घर छोड़कर डीना से मिलने जाते हैं। नाउ डीना के घर पर डीना कहती है कि वो इस हरकत के लिए पीटर को हॉस्पिटल में जाकर बात करेगी और उसके बाद केट, साइमन और जॉश
उसके साथ जाते हैं। हॉस्पिटल में डीना और सैम पीटर से मिलते हैं और वहाँ सैम उसे बताती है कि पीटर हॉस्पिटल के बाहर गया ही नहीं। तभी अचानक वही मास पर्सन हॉस्पिटल आकर पीटर को स्टैब कर देता है और उसको वहीं मार देता है। सैम और डीना वहाँ से भाग निकलते हैं। यहीं किलर हमें हॉस्पिटल की एक नर्स को भी मारता हुआ दिखाई देता है। वो सैम के पीछे जाता है और इस कंडीशन में उसका मास्क खुल जाता है। वो किलर एक्चुअल में पहले सीन वाला रेहान ही था। अब रेहान तो मर चुका था दोस्तों। ऑफिसर की गोली का निशान उसके सर पर हमें दिखाई देता है। बट दोस्तों शायद ऐसा लग रहा है कि रेहान को कोई एविल एंटिटी पोजेस्ट कर रही है। खैर यहाँ से फ़ौरन सैम, डीना, केट और जॉश एक एम्बुलेंस से भाग निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि किलर उनका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। शेरिफ गूडे हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि वो कंडीशन देख सके। मीनवाइल साइमन पी करने जाता है, जहाँ एक अकेली लड़की बैठकर गाना गाते हुए दिखाई देती है। ये लड़की अचानक साइमन पर रेजर ब्लेड से अटैक कर देती है। इससे पहले वो साइमन को मारे, डीना एक पिस्टल से उस लड़की को शूट कर देती है जो उसने स्टेशन से चुराई थी। अब जिस लड़की को गोली लगी थी वो अपने आप हील हो जाती है और डीना और उसके दोस्त वहाँ से फ़ौरन भाग निकलते हैं। अब घर आकर जॉर्ज दिमाग लगाता है एंड ही कंक्लूड्स कि साइमन पर जिस लड़की ने अटैक किया था उसका नाम रूबी लेन है। आज से 30 साल पहले रूबी ने गाना गाते टाइम अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला था और उसने अपनी हाथ भी काट लिया था। दोस्तों ऐसे इंसिडेंट शरीसाइड में होते रहते हैं और सारे इंसिडेंट्स ये प्रूव कर रहे थे कि हमेशा एक नॉर्मल इंसान साइको किलर बन जाता है। दोस्तों ये सब स्टार्ट 1666 में हुआ था। जी हाँ, 1666 में पहला केस पार्टर साइरस मिलर का था, जिसने बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकाल दी थी। उसी ईयर में सारा फियर को विचक्राफ्ट के ट्रायल में फांसी दी गई थी, विच मीन्स शायद सारा फियर ही ये सब रिवेंज के लिए करवा रही है। इसके बाद सैम को ब्लड कफ होने लगती है, जिसके बाद वो बताती है कि उसे एक्सीडेंट वाली रात विच का विज़न आया था। ये सब सुनकर वो सभी स्पॉट पर जाते हैं, जहाँ उन्हें चेन्स मिलती है और स्केलेटन से जुड़ी हुई एक लॉक दिखाई देता है जिस पर सारा फियर लिखा हुआ था, विच मीन्स कि ये स्पॉट उसका कब्र था। शायद एक्सीडेंट के टाइम सैम ने विच की कब्र को डिस्टर्ब कर दिया था और इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। इसके बाद सैम जैसे ही स्केलेटन को टच करती है तभी उसकी नोज़ से ब्लड निकलने लगती है और विच का विज़न उसे आता है। साइमन फ़ौरन ग्रेव को ठीक कर देता है, ये सोचकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट वहाँ एक किलर आ जाता है जो सैम पर अटैक करता है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बट एक बात क्लियर थी दोस्तों, किलर को सिर्फ सैम चाहिए था। बट दोस्तों किलर साइमन और केट के घर पर क्यों गया था? इसका जवाब जॉश की एक थ्योरी बताती है दोस्तों, जिसमें किलर सैम के ब्लड को ट्रेस करता है। उस रात सैम का ब्लड डीना के शूज़ और साइमन के टी शर्ट पर लग गई थी, जिससे वो किलर्स उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए। जॉश डिसाइड्स कि वो सैम को एज अ प्रे यूज़ करेगा ताकि वो इन किलर्स को मार सके। तो सबसे पहले ये लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं जिस पर सैम का ब्लड ना लगा हो। इसके बाद वो सैम का ब्लड सैंपल यूज़ करके बाथरूम में एक ट्रैप सेट करते हैं। ब्लड को ट्रेस करते हुए सारे किलर बाथरूम के अंदर चले जाते हैं, जहां सैम उन्हें फंसाकर बाहर निकल जाती है। तभी बाकी लोग बाथरूम में आग लगाकर वहां एक्सप्लोर कर देते हैं। इस ब्लास्ट में सारे किलर्स की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट वेट दोस्तों, यहाँ हमें दिखाई देता है कि किलर्स की बॉडी अपने आप रीजनरेट होती है। अब एट दिस पॉइंट केट कहती है कि हमें सैम को उनके हवाले करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। बट डीना इस बात को एग्री नहीं करती। सैम को अब लग रहा होता है कि उसकी वजह से सबकी जान डेंजर में है, इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस करने निकल जाती है। यहाँ जॉश एक आर्टिकल देखता है जहाँ 1978 के इंसिडेंट में ये लिखा हुआ था कि जिसमें एक औरत को भी ऐसे विच के विज़न आए थे, बट समहाउ वो सर्वाइव कर गई थी। यानी इस विच से बचने का कोई तो तरीका ज़रूर है। इसलिए डीना सैम को बचाती है और ये सब लोग एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग फ़ोन बुक से उस लेडी के घर का नंबर निकालते हैं और उसे कॉल करते हैं। कॉल दोस्तों वॉइस मेल में चली जाती है। इसके बाद वो आर्टिकल को दोबारा देखते हैं जहाँ लिखा था वो लेडी कुछ टाइम के लिए मारी गई थी, बट सीपीआर सही टाइम से मिलने पर वो बच गई थी। अब विच ने लेडी का पीछा छोड़ दिया था क्योंकि विच के अकॉर्डिंग वो मर चुकी थी। अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सैम को बचाने के लिए पहले उसे मारना होगा एंड देन उसे वापस ज़िंदा करना होगा। अब ये लोग रूम के विंडो से भाग निकलते हैं क्योंकि अब इनके पास एक प्लान था। वो लोग साइमन के स्टोर जाते हैं जहाँ साइमन का प्लान था कि वो सैम को ड्रग्स का ओवरडोज कर देगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी, बट सही टाइम पे एड्रेनलिन की इंजेक्शन दी गई तो वो बच जाएगी। सैम तुरंत ड्रग्स लेना शुरू कर देती है एंड मीनवाइल किलर्स यहाँ आना शुरू कर देते हैं। अब किलर को रोकने के लिए केट और साइमन दोनों मारे जाते हैं। अब ये किलर डीना की तरफ बढ़ते हैं जो कि सैम को पानी में डुबा रही होती है। सही टाइम पे डीना सैम को डुबाकर मार देती है जिससे किलर्स अपने आप गायब हो जाते हैं और उनकी जान बच जाती है।
अब डीना सैम को एड्रेनलिन की डोज देती है और सीपीआर परफॉर्म करती है, जिससे सैम वापस ज़िंदा हो जाती है। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है, बट केट और साइमन मारे जा चुके थे। अब वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर गूडे हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें रूबी लेन का एक लॉकेट मिलता है। वो किसी घर पर एक नोट ड्रॉप करते हैं जिसमें लिखा था इट्स हैपनिंग अगेन। अब ये ज़रूर था दोस्तों, ऑफिसर गूडे को कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता था, जो कि शायद हमें नहीं पता। नेक्स्ट डे ऑफिसर सैम, डीना और जॉश से मिलते हैं। ये तीनों सेम मैनिपुलेटेड स्टोरी ऑफिसर को बताते हैं। ऑफिसर का कहना था ये लोग अगर सच नहीं बोलेंगे तो वो न्यूज़ में केट और साइमन पर सारा ब्लेम डाल देंगे इन मर्डर्स का। डीना कहती है सेडिसाइड में हमेशा रॉन्ग लोगों पर ब्लेम डाला जाता है, जबकि सारी किलिंग्स में किसी एविल एंटिटी का हाथ था। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। तभी इनके घर 1978 वाली लेडी सी बर्मन का कॉल आता है, जो कि कहती है इट्स नॉट ओवर। अब लेडी के अकॉर्डिंग विच अपने रूल्स खुद बनाती है, वो रिवेंज लेने ज़रूर आएगी। इसके बाद सैम को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और कहीं दूर विच कोई एक रिचुअल परफॉर्म करती है, जिससे सैम का नाम एक पत्थर पर एनग्रेव होता है और इसी पत्थर पर बाकी विक्टिम्स के नाम ऑलरेडी एनग्रेव थे। तभी अचानक सैम पोजेस्ड होकर डीना को स्टैप कर देती है, बट डीना फाइट्स बैक। वो सैम को बांधकर जॉश को बुला लाती है। जॉश अगेन किसी क्वीन ऑफ डार्कनेस से चैट कर रहा था। डीना सैम को प्रॉमिस करती है कि वो उसे ठीक कर देगी। अब एट लास्ट हम ये देखते हैं कि वो लोग उसी लेडी सी बर्मन से मिलने जाते हैं, जो कि 1978 की स्टोरी बताने वाली थी। 1978 में एक स्कूल में स्कूल कैंपिंग के दौरान कुछ लोग मारे गए थे और इसी इंसिडेंट के एक वीक बाद बर्मन की सिस्टर भी मारी गई थी। अब 1978 की स्टोरी इस फिल्म के दूसरे पार्ट में बताई जाएगी, जिसका नाम है फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978। सेकेंड पार्ट के कुछ सीन हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों ये स्टोरी थी पहले पार्ट की। दूसरे पार्ट की स्टोरी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर होस्ट एंड आई एम साइनिंग ऑफ।